सुप्रभात छात्रों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे रीतिकालीन कवि बिहारी, जो कि कोटा विश्वविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में चलता है। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अब रीतिकाल की समय सीमा क्या है? रीतिकाल की समय सीमा है संवत 1900 तक, और रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जिसमें से रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवियों में से बिहारी जी आते हैं, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है, उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचय है। दोहा जो बहुत छोटा छंद है और जिसमें उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न रसप्रवण मेधावी कवि थे। बिहारी जी अपने समय के अद्भुत आश्चर्यजनक प्रतिभा थी उनमें, कि एक दोहे जैसे छोटे छंद में और उन्होंने किस तरह से अपने भावों को अभिव्यक्त किया। उनकी अकेली कृति बिहारी सतसई उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। यानी एक ऐसे कवि जिनकी एकमात्र रचना और एकमात्र रचना के बल पर ही वो हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो गए, तो वो है बिहारी। अब आप उनके जीवन वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यद्यपि उनके जन्म को लेकर विद्वानों में मत एक के नहीं है, यानी एक मत नहीं है, तथापि सामान्य रूप से माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ था। उनका देह अवसान यानी उनकी मृत्यु 1721 संवत में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार भी है कि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे, और जो उनका बाल्यकाल था वो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। इस तरह से हम उनके जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक जो कविता होती है उसमें जो गुण होने चाहिए वह बिहारी में अपने चरम उत्कर्ष तक यानी अंतिम सीमा तक पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे विचार से बिहारी की कविता में गुणों के साथ साथ अनेक दोष भी विद्यमान हैं, अतः उनका महत्व निर्धारित करने से पूर्व उनके दोनों पक्षों पर सम्यक रूप से विचार कर लेना चाहिए। सम्यक रूप यानी समान रूप से उनके गुण और दोषों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हमारे विचार से किसी भी मुक्तक रचना का मूल्यांकन करते समय मुख्यतः 7 बातों का ध्यान रखा जाता है। कवि नंबर 1 पर है, कवि ने ऐसे विषयों, प्रसंगों एवं भावनाओं का चुनाव किया जो कि रस निष्पत्ति की क्षमता रखते हैं। कि जो मुक्तक रचना है उसमें क्या होना चाहिए कि कवि ऐसे विषय, ऐसे प्रसंग, ऐसी भावनाओं का चुनाव करे जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखते हैं, रस उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। कवि की शैली में ऐसी सजीवता एवं मार्मिकता हो कि वह छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना दे। मुक्तक रचना के गुण की उनकी शैली कैसी होनी चाहिए, शैली में कैसी सजीवता होनी चाहिए और मार्मिकता भी होनी चाहिए, कि छोटी छोटी बातों को भी मार्मिक यानी मर्म धन इक जो हृदय पर सीधा लगे। मुक्तक कार्मिक कल्पना की समाहार शक्ति होनी चाहिए, यानी उनकी जो कल्पना की शक्ति है वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। भाषा शैली में समास का गुण होना चाहिए। कवि को व्यंग्य प्रयोग में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। भाषा में कोमलता, सरलता और प्रवाह का गुण होना चाहिए, और शब्द योजना में नाद सौंदर्य भी हो तो अच्छा है। नाद सौंदर्य से अर्थ क्या है कि जब हम उस चीज़ को पढ़ें तो हमें ऐसा लगे कि जैसे ये तो गुंजित हो रहे हैं, ध्वनित हो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। जैसे किसी इस तरह से चित्रण करें किसी चीज़ का कि घुंघरू बज रहे हैं, तो उस घुंघरू बजने वाले चित्रण को पढ़कर ही हमें ऐसे लगे कि जैसे हमें घुंघरू बजते हुए सुनाई दे रहे हैं।
बिहारी सतसई में उपर्युक्त विशेषताओं में से अनेक मिलती हैं। उन्होंने मुख्यतः नायक नायिका के प्रेम एवं श्रृंगार रस की व्यंजना को अपना लक्ष्य बनाया। बिहारी जी ने नायक व नायिका के प्रेम और उनके श्रृंगार रस को ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। मुक्तक में रस के सभी अवयवों की नियोजना एक साथ नहीं हो पाई है, अतः उसमें ऐसे ही रसों की व्यंजना हो सकती है जो सभी अवयवों की अपेक्षा नहीं रखते। श्रृंगार रस में वह गुण विद्यमान है, प्रेम के क्षेत्र में आलंबन के सौंदर्य की झलक, उसकी एक चेष्टा, आश्रय की कोई मनोदशा, इनमें से किसी एक के चित्रण से पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। यानी श्रृंगार रस में छोटे से चित्रण से ही, कि आलंबन की चेष्टाओं का चित्रण कर दे या उद्दीपन के सौंदर्य की झलक, और उनसे ही पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। अतः श्रृंगार रस को प्रमुखता प्रदान करके बिहारी ने उचित ही किया, किंतु साथ ही अनेक विषय को समन्वय करने की लालसा भी उनके मन में रही। व्यंजना का वैभव भी बिहारी सतसई में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। व्यंजना कहाँ होती है? व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ न तो साधारण अर्थ निकलता है और ना ही किसी लक्षण के अनुसार अर्थ निकलता है, यानी कि अन्य तीसरा अर्थ निकलता है, व्यंग निकलता है। कोई भी जो कविता होती है वो हमेशा व्यंजनात्मकता में होती है, या व्यंजनात्मक शब्द शक्ति में लिखी गई कविता श्रेष्ठ मानी जाती है। तो व्यंजना का वैभव बिहारी सतसई में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। उनकी व्यंग्योक्तियों में प्रभावित करने की असाधारण शक्ति विद्यमान है। जयसिंह जैसे सूरवीर शासक के हृदय को भी उन्होंने अपने व्यंग के अग्र अंकित तीरों से बेधने में सफलता प्राप्त की थी। ऐसा कहते हैं कि एक बार बिहारी जी कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए गए थे, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि बिहारी जी उस समय अकबर के दरबार में थे और काफ़ी महीनों उनके यहाँ रहने के बाद जब वो जयपुर दरबार में आए तो राजा जयसिंह ने अपना राजकाज छोड़ रखा था और उन्होंने अपनी अभी एक उनकी नवविवाहिता रानी थी, नवोडा रानी थी, जिसकी उम्र अभी 12-13 साल की थी, और उसके प्रेम में पढ़कर या उनके प्रेम में आसक्त होकर वो महल से बाहर ही नहीं आते थे, और इन चीज़ों से उनकी बड़ी रानी बहुत परेशान थी और उसी के साथ साथ सामान्य जन भी परेशान था, क्योंकि वो राजकाज को बिल्कुल नहीं देख रहे थे। तो जैसे ही बिहारी जी जयपुर दरबार पहुँचे तो बड़ी रानी जी ने उनसे कहा कि महाराज तो इस तरह से राजकाज ही नहीं देख रहे हैं, और आप ही हैं जो उनको सही रास्ते पर ला सकते हैं या उनको समझा सकते हैं। तब बिहारी जी ने ये दोहा लिखकर महाराज के पास भेजा था, और जिस दोहे को पढ़ते ही महाराज महल से बाहर आ गए थे और उन्होंने अपना राजकाज संभालना शुरू कर दिया था। ये दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंधो, आगे कौन हवा। कि उन्होंने लिखा कि नहीं पराग, कि अभी तो इसमें पराग भी नहीं है, नहीं मधुर मधु, और ना ही इसमें अभी मधुरता है, नहीं विकास ही काल, और ना ही अभी इसका विकास हुआ है। यह एक फूल की तरह से इनको ले सकते हैं। अली कली ही सो बिंदु, अली यानी भंवरा, कली से ही बंध गया है, आगे कौन, तो आगे फिर कौन रक्षा करेगा। इसको हम रानी के संदर्भ में लेंगे तो ये है कि नहीं पराग नहीं मधुर, कि अभी तो रानी सिर्फ 12-13 साल की है, नवोडा है, और अभी तो इसका विकास भी नहीं हुआ है। अली कली सो ही बंधो, कि भंवरा या राजा अभी से इसके मोह पास में बंध गया है, तो आगे कौन हवाल, जब ये पूर्ण यौवना होगी तब इनका क्या हाल होगा। इस तरह से जब महाराज ने ये दोहा पढ़ा तो वो महल से बाहर आ गए और उन्होंने अपना राजकाज देखना शुरू कर दिया। इसी के साथ एक ये दूसरा दोहा है, इसमें उस समय का चित्रण है जब जयसिंह औरंगजेब के कैसे या औरंगजेब का साथ देने के लिए शिवाजी से लड़ने के लिए जा रहे थे। पता चला बिहारी जी को, तो उन्होंने ये दोहा उनको लिखकर भेजा कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी पर,
तू पंछी नैनो मारे। कि स्वार्थ, न तो इसमें तुम्हारा स्वार्थ है, सुकृत, और न ही ये अच्छा कार्य है, न श्रमवृथा, और आपका जो मेहनत है वो बेकार ही जाएगी। देख विहंग विचारी। इसको पहले तो हम एक बाज के संदर्भ में समझते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा। कि बाज जो है वो उसको शिकार करने का शौक होता है और उसको मांस खाने का इतना शौक नहीं होता जितना कि शौक उसको शिकार करने का होता है। तो देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पंछी नैनो मारे। कि जिस तरह से बाज जो है पराए पक्षियों को खाने के लिए, पराए पक्षियों को देने के लिए ही और अन्य पक्षियों को मार देता है, तो उसी तरह से आप भी औरंगजेब के लिए और शिवाजी से लड़ने जा रहे हैं, जबकि शिवाजी तो आपका आपके देश का है, आपका भाई है, इसलिए आपको उनसे लड़ने नहीं जाना चाहिए। इस तरह से वो नीति संबंधित दोहे लिखते थे। बिहारी में नीति, श्रृंगार और भक्ति तीनों की त्रिवेणी पाई जाती है। इस प्रकार बिहारी सतसई में मुक्तक काव्य के प्राय सभी गुण ढूंढे जा सकते हैं, किंतु साथ ही उसमें अनेक दोष भी विद्यमान है, क्योंकि कोई भी कृति में हमेशा गुण ही गुण नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। जैसा पहले संकेत किया गया है, एक तो इसमें बेमेल विषयों को एक साथ दिखाया गया है। करी बिहारी सतसई भरे अनेक संवाद वाली उक्ति से सिद्ध होता है, क्योंकि ये उक्ति ही सिद्ध कर रही है कि करी बिहारी सतसई, बिहारी ने सतसई की रचना की और भरी अनेक संवाद, और उसमें अनेक संवादों को भरा या लिखा। अपनी सतसई को अनेक संवादों से मुक्त करने की लालसा से प्रेरित होकर कवि ने उसमें अनेक विरोधी भावों को भी प्रस्तुत कर दिया। दूसरे हैं कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति कई स्थलों पर गुण की अपेक्षा दुर्गुण अधिक बन जाती है, क्योंकि उसमें इतनी क्लिष्टता आ जाती है कि सामान्य पाठक को वो समझ में नहीं आती है। इसके कारण उनके अनेक दोहों के प्रसंग व अर्थ की जानकारी के लिए क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है, और इसकी दुर्बोधता यानी अज्ञानता के कारण सतसई के आस्वाद के लिए मस्तिष्क को अच्छा व्यायाम करना पड़ता है, और व्यंजना के फेर में पढ़कर बिहारी ने कई दोहों को अस्वाभाविकता की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया। कई बार उनका जो विरह का चित्रण है वो इतना हास्यास्पद हो जाता है कि पाठक को ये लगता है कि ये क्या चित्रण किया गया है, क्या कवि सिर्फ यहाँ अपनी बुद्धि की प्रखरता को ही दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ है कि अपने इस निष्कर्ष के बावजूद भी आचार्य शुक्ल ने बिहारी की कविता को मुक्तक काव्य के सर्वगुणों से संपन्न बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी जी ने छोटे छोटे दोहों, या बिहारी जी के जो सतसई के छोटे छोटे दोहे हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे रस के छोटे छोटे छींटे बखेर दिए। हमारी दृष्टि में मार्मिकता के भाव में चाहे वे मुक्तक हो या प्रबंध, सच्चे काव्य से के गौरव से विभूषित नहीं हो सकता है। यदि निष्पक्ष रूप से विचार करें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि घनानंद किसी परिणय विहलता, प्रेम की विहलता, और देव किसी भाव अनुभूति और पद्माकर का सा माधुर्य बिहारी में नहीं मिलता है। हाँ, भाषा अभ्यास, विद्वता और पुराने कवियों की उक्तियों का अनुवाद करने की कला की दृष्टि से बिहारी एक सफल मुक्तकार हैं। और इसी के साथ ध्यान रहे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु जैसे अनेक दोहे बिहारी की मजमून छीनने या चुराने की कला के ही द्योतक, मौलिकता की दृष्टि से उनका विशेष मूल्य नहीं है। फिर भी सभी गुण दोषों का संग्रह एक ही पुस्तक में ढूंढने वाले विद्वानों के लिए बिहारी सतसई अत्यंत उपयोगी रचना है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बिहारी सतसई में गुण और दोष दोनों एक जगह ही मिल जाते हैं। और बिहारी सतसई में कुछ लोग 713 दोहे मानते हैं और कुछ लोग 719, जिनको दोनों को ही सही माना गया। आज की वीडियो अन्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।